इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। और दिल्ली के दंगल में सभी पार्टियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और बता दें आपको कि दिल्ली का दंगल जिस तरह से शुरू हुआ और सभी का भाग्य ईवीएम में इस वक्त कैद हो चुका है, तो 70 सीटों वाली दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है, किसको बहुमत मिलने वाला है, ये तो 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन इससे पहले कई एजेंसियों ने दिल्ली के एग्जिट पोल को लेकर अपना सर्वे किया है। उस सर्वे में किस पार्टी को बहुमत मिल रहा है, कौन सी है वो पार्टी जिसे जनता दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंप सकती है, इसको लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल्स ऑफ पोल्स, जिसमें अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। यानी कि तो अगर इसको आसान भाषा में समझे तो महा एग्जिट पोल लेकर आए हैं। बिल्कुल, सारे एग्जिट पोल का निचोड़ हम दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि सारे एग्जिट पोल दिल्ली में क्या इशारा कर रहे हैं। इस एग्जिट पोल को आपके सामने रखेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स के एग्जिट पोल की। इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स के एआई एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपको एग्जिट पोल में 33 से 43 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 27 से 37 सीटें मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल बताया जा रहा है। बिल्कुल, और अब आपको अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के बारे में भी बताते हैं। इन एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली हैं, ये सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे पहले अगर हम बात करें मेट्राइज की, तो मेट्राइज के मुताबिक दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर रहेगी। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान मेट्राइज ने लगाया है। और वी प्रिसाइड के एग्जिट पोल की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। यानी वी प्रिसाइड ने आपको 46 से लेकर 52 सीटें दी हैं, तो बीजेपी को 18 से 23 सीटें और कांग्रेस को 0 से लेकर 1 सीट का अनुमान इन्होंने लगाया है। वहीं पोल डायरी के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 42 से 50 सीटें और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दी गई है। वहीं चाणक्य की भी बात कर लेते हैं, जहां पर आपको 25 से 28 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बीजेपी को 39 से 44 सीटें मिलेंगी, इस तरह का अनुमान है। और कांग्रेस यहां पर 2 से 3 सीटें ले सकती है, ये चाणक्य के मुताबिक है। माइंड ब्रिंग की बात करें तो आपको 44 से 49 सीटें, बीजेपी को 21 से 25 सीटें और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी गई है। और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। राहुल लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। इसके अलावा बाकी मेहमानों को जल्दी से स्क्रीन पर लाइए और बात करें। आलोक वत्स हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, राहुल लाल भी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ ऋषि मिश्रा हैं, विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार और अजीत शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत शुक्ला जी के पास सबसे पहले चलते हैं। अजीत शुक्ला जी, सारे एग्जिट पोल में इशारा बीजेपी की तरफ है, कुछ एक एग्जिट पोल को छोड़ दिया जाए, यानी पोल ऑफ पोल्स अगर आप लेंगे, महा एग्जिट पोल अगर आप लेंगे तो निचोड़ बीजेपी के फेवर में जा रहा है। देखिए, एग्जिट पोल तो कई बार किस तरह से किए गए हैं, कैसे उनका क्या मेथोडोलॉजी रहा है, क्या वोट शेयर है, क्योंकि दिल्ली बहुत डाइवर्स तरीके से क्लास में बटा हुआ है और मिडिल क्लास में भी 3 मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है। तो इन तीनों में बटा हुआ है, तो उनको देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो क्लासिफाई किए हैं, कितना सैंपल वहां उठाया है उस एरिया से। और महिलाओं का भी वोट जो है वो अलग है, महिलाओं ने वोट अलग तरीके से किया है, जो कि कई सर्वे बता रहे हैं, एजेंसियां बता रहे हैं कि महिलाओं ने अलग तरीके से वोट किया है और पुरुषों ने अलग तरीके से वोट किया है। तो उसको गौर से देखना पड़ेगा। ये बहुत डाइवर्स है, थोड़ा कठिन है प्रेडिक्शन के मामले में ये चुनाव। हालांकि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी था, आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी था, डबल एंटी इनकम्बेंसी था, क्योंकि नगर निगम में भी उनकी सत्ता है और विधानसभा में भी उनकी सत्ता है। तो जो स्वच्छ पेयजल है उससे जुड़ा हुआ या गंदगी और सफाई से जुड़ा हुआ मामला हो, ये सब था। लेकिन फिर भी झुग्गी झोपड़ी के जो मतदाता है, जो लोअर में इनकम ग्रुप के मतदाता है, उन लोगों ने कैसे वोट किया है और उनका क्या टेंडेंसी रहा है। ठीक है, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा बीच में इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स का डेटा जरूर रखें, ताकि वो जो पहले हमने अभी थोड़े 7 से 9 चलाया उस डेटा को बीच में जरूर रखें, जिससे कि एक प्रोजेक्शन
जो है वो व्यूअर्स के माइंड में रहे कि हमारी बातचीत किस बारे में हो रही है और जो एग्जिट पोल है वो प्रोजेक्ट किस तरफ से कर रहे हैं। आलोक वत्स जी के पास जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल विवेक, हम बात कर रहे हैं आलोक वत्स जी से। आलोक जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, क्या अंदाजा आप लगा रहे हैं, कारण क्या हो सकते हैं? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इसमें रहा है या फिर जनता ने नकारा है आम आदमी पार्टी को? क्या मानेंगे आप? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर था, लेकिन बहुत प्रबल फैक्टर नहीं था मेरे मुताबिक। जो इनके झूठे वादे थे जो सारे लोगों के सामने प्रदर्शित हो गए, वो मेन फैक्टर था जिसके कारण यहाँ के लोगों ने एक चेंज के लिए अपना मन बना लिया है। और इसी के तहत जितने भी आपके पोल्स, मतलब अधिकांश पोल प्रेडिक्शन में बीजेपी को सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये हमारा शुरू से मानना था कि इस बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार दिल्ली में अवश्य बनेगी और वही उसी तर्ज पर सारा चीज जा रहा है अभी तक। जी, मैं इस पर ऋषि मिश्रा का रिएक्शन भी चाहूंगा और साथ ही साथ एएम एनालिटिक्स और इंडिया डेली के एग्जिट पोल पर भी रिएक्शन चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी, देखिए, इस बार दिल्ली में जितने मतदान केंद्र हैं 1346 या 76 ऐसे मतदान केंद्र हैं और पिछले बार 1300 के आसपास मतदान केंद्र थे। तो यदि आप मतलब उसका एक आप एनालिसिस देखें तो उसमें आधे से अधिक जो मतदान केंद्र हैं झुग्गी झोपड़ियों और जो अन्य मतलब क्या कहते हैं अनऑथराइज कॉलोनी है उनके मतदाता है। और उसमें जो पिछले चुनाव में मैंने ट्रेंड देखा है, करीब 85 से 90% जो वोटों का झुकाव था वो आम आदमी पार्टी के तरफ था। क्या उस वोट बैंक में बीजेपी सेंध लगाने में सफल रही है? क्योंकि 1300 का बात ऑन एवरेज 1300 का आधा मान लीजिए कम से कम, तो 650 मतदान केंद्र ऐसे थे पिछले चुनाव में जहां भी आम आदमी पार्टी को, खासकर जहां झुग्गी झोपड़ी और अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के लोग जहां लोग रहते हैं वहां 85% के आसपास वोट जो है आम आदमी पार्टी को मिला था। तो उसमें यदि आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगाने में बीजेपी सफल रही होगी, जैसा आपका एग्जिट पोल का ट्रेंड बता रहा है, तभी जाके ये जो नंबर आप देख रहे हैं 35-40 या 40-45 का जो ट्रेंड देख रहे हैं बीजेपी का, तभी वो ट्रेंड धरातल पे आपको दिखेगा 8 तारीख को। यदि आम आदमी पार्टी अपने झुग्गी झोपड़ी और जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी का जो बेस वोट है उसको मेंटेन करने में सफल रहती है, तो फिर आम आदमी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, समीर चौगांकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपका भी कहीं ना कहीं हम आकलन लेना चाहेंगे कि क्या लगता है जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं और बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, इसको लेकर कारण क्या रहे हैं? आखिर इसको लेकर आपकी तरफ से क्या कहा जाएगा? क्या जनता इस बार बहुत सोच रही है? दिल्ली के दिल में बहुत कुछ है, हालांकि मैनिफेस्टो सभी के बहुत ज्यादा बेहतरीन रहे हैं, क्या यहाँ पर मुद्दों पर भी लोगों ने वोट किया है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे दो पिछले चुनाव, अगर 2013 की मैं बात नहीं करूंगा, 2015 और 2020 की बात करें तो अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने एक तरफा दिया था, जिसमें फिर वो झुग्गी झोपड़ी वाले हो, मध्यम वर्गीय हो, अपर मध्यम वर्गीय हो, रिच क्लास हो, सबने यह सोचकर अरविंद केजरीवाल को दिया था कि राजनीति में एक व्यक्ति नया आया है, ईमानदारी की बात करता है, पढ़ा लिखा है, करप्शन मुक्त दिल्ली बनाएगा, और एक लोगों को उम्मीद थी और इसलिए सभी वर्ग ने उनको एक तरफा वोटिंग की थी। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रचंड बहुमत केंद्र में सरकार बनाती है, वही दिल्ली में सिर्फ 3 सीटों पर समेट जाती है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो 10 साल का अरविंद केजरीवाल से उम्मीद थी, वो उम्मीद पूरी धराशायी हुई और जनता को लगा कि अरविंद केजरीवाल भी उसी राजनीति के रंग में रंग है जिसमें बाकी राजनीतिक दल रंगे हुए हैं। और जिस तरीके से लिकर पॉलिसी लेकर आते हैं, और अरविंद केजरीवाल की छवि कोई शीश महल के नेता की नहीं थी, उनकी छवि तो वैगनआर में घूमने वाले, 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन रखने वाले सादगी पसंद व्यक्ति की थी। लेकिन जब वो शीश महल में गए, लिकर का उन्होंने जिस तरीके से पॉलिसी लेकर आए, तो यमुना सफाई पर लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया कि यमुना से वोट नहीं मिलते और मैं साफ नहीं कर पाया,
हर घर स्वच्छ जल देने की जो बात की थी वो पानी में डिलीवर करने में फेल हो गए। ठीक है, स्कूल में उन्होंने अच्छा काम किया, हेल्थ में उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो निर्मला सीतारमण का बजट आया था 1 फरवरी को, उसमें जिस तरीके से 12 लाख रुपए तक की इनकम को इनकम टैक्स से फ्री कर दिया गया, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी भूमिका मध्यम वर्ग को लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल में डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो जिसे फ्री की जरूरत नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल के फ्री के मॉडल से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता है, उस वर्ग ने सोचा कि अब हमें भारतीय जनता पार्टी के पास जाना चाहिए। केंद्र में जिसकी सरकार है, हम राज्य में उसकी सरकार देंगे। 10 साल बहुत होते हैं दिल्ली के अंदर डिलीवर करने के लिए। अरविंद केजरीवाल उसमें असफल रहे मुझे लगता है। मैं चौहाकर सर, मैं कोई भी एक एग्जिट पोल नहीं देख पा रहा हूं जिसमें एक दो को अगर आप छोड़ दें, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। एसएस ग्रुप को देख लीजिए, उसमें भी 38 से 41 बीजेपी, पी मार्क 39 से 49 बीजेपी, जेवीसी 39 से 45 बीजेपी, पीपल इनसाइट 40 से 44 बीजेपी। इसी तरह से हमारा जो एग्जिट पोल है, इंडिया डेली एम एनालिटिक्स का एग्जिट पोल, उसमें भी बीजेपी जो है वो 27 से 37 के कैटेगरी में फॉल कर रही है। हालांकि इसमें हमारे में जो है वो आम आदमी पार्टी 44 सीटों तक जा रही है। तो ये जो है, सारे पोल्स एक तरफा कैसे दिखा सकते हैं सारे एग्जिट पोल्स? समीर सर, उसके बाद में ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल सर, जमीनी स्तर पर अगर आप देखेंगे तो पब्लिक का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा केजरीवाल के खिलाफ था। जिस तरीके से 2 चुनाव में प्रचंड केजरीवाल की लहर थी, वह अब मुझे लगता है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और केजरीवाल को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बड़ा वर्ग, मतलब मैं कह सकता हूँ हर समुदाय से, वो झुग्गी झोपड़ी का हो, वो मुस्लिम कम्युनिटी का हो, वो पूर्वांचल का हो, वो मध्यम वर्गीय हो, वो सुपर रिच क्लास हो, किसी भी वर्ग का दिल्ली का मतदाता हो, उसका मोह अरविंद केजरीवाल से टूटा है और वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कुछ कांग्रेस के पास गया होगा मुस्लिम मतदाता। तो मुझे लग रहा है कि जो 53% का वोट बैंक अरविंद केजरीवाल के पास था, उसमें सीधे 10% की गिरावट मुझे नजर आ रही है। और वो 10% मुझे लगता है 7 से 8% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और 2% भारतीय जनता कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ मुझे दिख रहा है। यह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमीनी स्तर पर भयंकर नाराजगी का वोटिंग है। कोई भारतीय जनता पार्टी के फेवर में नहीं है। केजरीवाल को नहीं देना था वोट। केजरीवाल के 10 साल से जनता परेशान थी। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल को हटाने के लिए मतदान किया गया है और उसका फायदा सीधे से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी राहुल जी, आप क्या कहेंगे? सर, आपसे भी एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एग्जिट पोल तो सामने आ चुके हैं, लेकिन वजह इसके पीछे क्या है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जो योजनाएं चलाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने बताया भी किस तरह से एक आम आदमी के परिवार के लिए 25 से 30 हजार आप बचा सकते हैं जो योजनाएं चल रही हैं, और उसमें एड ऑन हो जाएंगे तो और फायदा होगा। तो क्या लोगों के लिए प्रायोरिटी ये रहेगी या फिर जो चुनावी मुद्दे हैं उनके गली मोहल्ले के वो सामने होंगे? देखिए, लोगों के प्रायोरिटी में दोनों तरह की चीज़ें हैं। लोग एक तरह से संतुलन भी देखना चाहते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा भी सही हो और उनको जो तरह तरह के छूट लाभ मिल रहे हैं वो भी मिले। देखिए, ये कुछ बातों से तो मैं समों के सहमत हूँ कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, उनसे एक नाराजगी की स्थिति थी। वो 2015-2020 की स्थितियाँ तो 2025 में कभी भी संभव नहीं है। लेकिन क्या यहाँ से पूरी की पूरी तरह से बीजेपी बिल्कुल सत्तारूढ़ हो जाएगी और आम आदमी पार्टी बाहर हो जाएगी? अगर ऐसा कुछ होना था तो फिर उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक था। लेकिन जो तमाम हम लोग एग्जिट पोल में फिर आंकड़े देख रहे हैं तो वहाँ पे एक विरोधाभास भी नजर आ रहा है। ये सीधे मान लेना कि नहीं, तमाम जो है कि लोअर क्लास हो या तमाम दूसरे लोग हों जो आम आदमी पार्टी के साथ थे, वो नाराज हुए और सीधे वो बीजेपी की तरफ जुड़ के चले आएंगे। इसको अभी भी, चूंकि जो दिन भर हम लोगों ने टेंडेंसी देखी यहाँ पे कि जो दिल्ली का जो निचला तबका था, वो कहीं न कहीं उनका एक कनेक्टिविटी, तमाम नाराजगी के बावजूद भी वो आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं। वो तो ये एक बिंदु है। मुस्लिम वोटों में एक सिचुएशंस दिख रहा था पहले हम लोगों को कि कांग्रेस उसमें बड़ी संदमारी कर सकती थी। अगर उस प्रकार की कोई संदमारी की स्थिति होती तो तस्वीर दूसरी बदलती। लेकिन जो दिन भर से अलग अलग सूचनाएं मिली, वो वोट भी एक मुश्त कहीं कहीं वोट करते हुए दिखा। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं जिसके तरफ ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र में बड़ी समानता सी दिखी हम लोगों को। लेकिन इसमें हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी इन सब चीजों का बड़ा तगड़ा विरोध करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रेवड़ी संस्कृति नहीं चलना चाहिए, हमारे अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। और फिर वो इसी प्रकार के तमाम घोषणा पत्र भी जनता के बीच में लेके आ गई। तो क्या आप भी तो इसी तरह के तमाम घोषणा पत्र जनता के बीच लेके गए थे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने आपके में उसके में क्या फर्क था? आपने भी तो वही एफर्ट लगाया, आपने भी वही प्रॉमिस किया
और आप बैठ के यहाँ पर फिर उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहा खंडन किया कि हम जो कि इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में दे रही है, कांग्रेस जो है कि वो कर्नाटक में दे रही है, उसके तो अलग अलग जगह मॉडल है, उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भाई रेवड़ी संस्कृति नहीं होना चाहिए, हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। तो आप या तो उस थ्योरी पर रहिए या तो फिर आप इसका समर्थन कीजिए। ठीक है, ऋषि मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं जी। ऋषि मिश्रा जी। विवेक जी देखिए, 2-3 अपडेट है मैं आपको बता दूं। 3 महत्वपूर्ण सीट है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। एक तो सीएम का, वो सीट फंसता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का जो मार्जिन पिछले बार 25,000 का था, वो 2-3 हजार के आसपास कहीं ना कहीं सिमटता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जंगपुरा में मनीष सिसोदिया फंसते हुए, बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव हार भी जाए मनीष सिसोदिया। और जो एक आतिशी वाली जो सीट है, वो भी बहुत ही मतलब निर्णायक लड़ाई में आतिशी फंसी हुई है। तो सवाल ये उठता है, जो बीजेपी आम आदमी पार्टी के जो टॉप चेहरा है, चाहे मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व डिप्टी सीएम हो, जो पार्टी के एक तरह से चेहरा है, उनकी जो नैया है वो फंसती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये चुनाव को, खासकर जो आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे रहे, उनको अपने ही एरिया में सीमित करके इस पूरे चुनाव को रोमांचित जरूर कर दिया है। लेकिन मेरा आज भी मानना है विवेक जी, यदि झुग्गी झोपड़ियों का जो आधार वोट है आम आदमी पार्टी का, जो मैंने आंकड़ा आपको बताया कि करीब करीब 50% जो मतदान केंद्र ऐसे थे 2020 में, जहां आम आदमी पार्टी को लीड ही नहीं था, एक तरह से क्लीन स्वीप था, उसमें बीजेपी कितना सेंध लगा पाती है, ये देखने वाली बात है। यदि सेंध लगा पाती है, सेंधमारी तो नहीं। आप आउटराइटली सारे एग्जिट पोल को खारिज कर रहे हैं। आप एग्जिट पोल के साथ हैं कि नहीं है ऋषि मिश्रा जी? आप ग्राउंड हकीकत की बात करें, लेकिन आप पोल के साथ नहीं हूं। मेरा अभी भी मानना है कि आम आदमी पार्टी को एज है। बीजेपी ने ऐसा कोई करिश्मा, आप देखिए हमारे बड़े भाई समीर जी कह रहे हैं कि शीश महल वाला मुद्दा था, तो क्या प्रधानमंत्री का जो आवास है वो किसी महल से कम है क्या? प्रधानमंत्री खुद 12 लाख 15 लाख का सूट पहनते थे। आप दूसरे को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं, खुद भी तो आप अपने अरे भाई, तो प्रधानमंत्री को कब वैगनार से घूमते हुए देखा था आपने और कहा था उन्होंने कि मैं कुछ नहीं लूंगा? पब्लिक डोमेन में इतना खुलकर कभी किसी पॉलिटिशियन ने बातचीत भी नहीं की ना भाई। शीश महल की चर्चा कब होती है? तब होती है जब आप जो बात ना करें उस बात को कर दे तो ये बात उठती है। विवेक जी आप बताइए ना, भ्रष्टाचार का मुद्दा तब बनता है जब आपका खुद का इमेज पाक साफ हो। नरेंद्र मोदी पे सूट बूट वाली जो इमेज नरेंद्र मोदी की जो बनी थी एक समय में, क्या वो सूट बूट की इमेज खत्म हो गई? आप भ्रष्टाचार पे हमला बोल रहे हैं। सूट बूट की इमेज आप कह रहे हैं, सूट बूट की इमेज कब बनी पीएम मोदी की? पीएम मोदी तो कभी कामगारों के पैर धोते हुए नजर आए, दलितों के पैर धोते नजर आए, कभी श्रमिकों के साथ लंच करते हुए नजर आए, कभी श्रम दान करते हुए नजर आए, कभी पेड़ पौधा लगाते हुए नजर आए। अरे 15 लाख का सूट उनके एक मित्र अब इन मुद्दों से बाहर आ जाइए। एआई का जमाना आ गया है ऋषि मिश्रा जी। ये आप बात कर रहे हैं 2012, 13, 14, 15 की। डेकेड निकल गया सर, 2025 आ गया। आपको मुद्दों के साथ थोड़ा सा अग्रेसिव होना होगा। आपकी गाड़ी अगर पिछले स्टेशन पे फंसी रहेगी तो आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? विवेक जी मैं इसमें डाल रहा हूं। समीर चौगाकर से उन्होंने कुछ पूछा। समीर जी खाली एक चीज मैं कहूंगा, समीर चौगाकर जी कुछ कहना चाहते हैं। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी सुपर एक्टिव थे कि नहीं थे? मुझे याद है कि आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में काफी सुपर एक्टिव थे। और ऋषि जी ने जो बात कही है मैं वहीं पर ले जाना चाहूंगा कि दिल्ली के चुनाव में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे जो है कि वो फंसे हुए हों अपने अपने सीट पे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपने सीट पे फंस भी गई थी, लेकिन राज्य में उनका नैया पार भी हो गया था। दिल्ली में अगर वो दृश्य हम लोगों को कुछ 8 ठीक है, तो आपको लग रहा है कि दिल्ली में भी ऐसा ही हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी अरविंद केजरीवाल? हमें अभी भी बढ़ा समीर जी की बात सुन लेते हैं। सर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। समीर जी, ऋषि मिश्रा जी ने जो कहा, मैं उस बात पे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आए थे तो उनकी छवि एक जिस तरीके वो छवि लेकर आए थे कि वैगनआर है, मफलर है, ईमानदार आदमी है, बहुत सादगी पसंद है, कोई सुख सुविधा नहीं लेंगे, सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो जनता ने भरोसा करके एक तरफा मैंडेट दिया था ना। भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर इसलिए आ गई थी भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, एक नया चेहरा आया, ईमानदार आदमी आ गए। अब 10 साल बाद जनता को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल वैसे नेता बन गए जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस है। अब अरविंद केजरीवाल को अलग राजनीति नहीं कर रहे, वो उन्हीं दूसरे तरह से आए हुए भ्रष्ट नेताओं को टिकट देते हैं, वो उन्हीं तरह की सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं जैसे दूसरे राजनीतिक दल करते हैं। तो मुझे लगा जनता ने कहा कि जब हमें वैसे ही राजनीति करना है तो हम बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी को, तो जिसकी केंद्र में सरकार है,
और प्रदेश में राज्य में सरकार बनेगी तो विकास का काम होगा। तो अरविंद केजरीवाल जो अलग अपना एक लेवल राजनीति के अंदर लेकर आए थे वो पूरा जनता की नजर में खत्म हो चुका है और वह एक उसी तरह के राजनेता बन गए जैसे दूसरे राजनीतिक दलों के। और मुझे लग रहा है जो 15% का स्विंग वोटर आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करता था, जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को देता था, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 15% वोट बैंक जो देता था, उसमें से 10 से 12% अरविंद केजरीवाल की बदली हुई परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में हो रहा है। और यही नुकसान अरविंद केजरीवाल को हो रहा है और यही कारण है कि जो 52-53% पर अरविंद केजरीवाल बैठते थे, आज विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा 8 तारीख को तो 41 या 42% पे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 38% पे है वो 45 से 40% वोट पर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भयंकर नाराजगी है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जनता नहीं चाहती कि हम केजरीवाल के बातों में फंसे। ठीक है, अजीत शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहा है। राहुल लाल जी आपके पास, अजीत शुक्ला जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। जोड़ देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल का जो सिंबल था झाड़ू, उससे जो दलित वर्ग जुड़ गया था, जो वाल्मीकि समाज, जो सफाई वाले कर्मचारी है, वो अपना परमानेंट हुए ना प्रमोट हुए ना उनको कुछ सुविधाएं मिली। ठीक है, यानी अरविंद केजरीवाल की जो छवि थी आम आदमी पार्टी की वो लोगों को अब पसंद नहीं आ रही है, वो आम नहीं लगते। अजीत जी क्या मानते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ है, छवि बदली है अरविंद केजरीवाल की? देखिए, अरविंद केजरीवाल को डेंट लगा है, उनकी जो ईमानदार वाली, कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी उसमें तो डेंट लगा ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो 2 कंसेक्यूटिव इलेक्शन जीती है वो 15% के आसपास का वो रहा है, गैप रहा है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में। और उन्होंने पहली बार जो है वो 67-68 सीटें जीती, फिर 62 सीटें जीती, उस समय 54%, 2 बार कंसेक्यूटिव उनका 54% सस्टेन कर रहा था। और नगर निगम में भी उन्होंने जो है बीजेपी को हराया। तो ये बहुत आसानी से आउटराइटली उनको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये देखना होगा कि झुग्गी जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर बहुत निम्न तबका जो है उसका वोटिंग टेंडेंसी क्या रहा है और ज्यादा वोटर्स किसके निकले हैं। एंटी इनकम्बेंसी था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके का था। वो उतना ही क्या निम्न वर्गों में भी था, जो झुग्गी झोपड़ी के जो मतदाता है, जो निम्न वर्ग के मतदाता है, जो मुसलमान हैं, उन लोगों में भी वही एंटी इनकम्बेंसी था। वैसा दिख नहीं रहा था वो निम्न वर्गों में। तो वो पोलिंग के दिन क्या हुआ है ये तो देखना पड़ेगा। अभी ये जो बता रहे हैं, जितने भी पोल्स बता रहे हैं उनमें कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। 2-3 पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी जीत रही है और 2-3 पोल ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो अरविंद केजरीवाल का इमेज आज से 5 साल पहले था वो इमेज नहीं रहा है, लेकिन इससे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है कि वो अभी फ्रेम में नहीं है, वो आउटराइटली रिजेक्टेड हो गए हैं। अभी देखना होगा 8 तारीख को असली नतीजे जब आते हैं उस दिन देखना होगा कि वो किस तरह से लोगों ने वोट किया और कैसे वो जो है वो प्ले आउट हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ा क्लास डिवीजन देखने को मिला था। मैं भी दिल्ली में कई दफा गया था तो मुझे भी महिलाओं में बहुत उनके प्रति जो है बहुत ज्यादा रोष नहीं दिख रहा था मुझे, जबकि जो है अपर क्लास और जो रिच हैं या जो मिडिल क्लास हैं, जो उनके वोटर्स भी हुआ करते थे, उनमें बहुत जबरदस्त नाराजगी थी। चाहे वो पेयजल, स्वच्छ पेयजल को लेकर हो या सीवर लाइन को लेकर हो या जो वो ईमानदारी वाली पहले जो छवि 10 साल उन्होंने भुनाया है उसको लेकर हो, ये सब चीजें थी। लेकिन ग्राउंड पे किस तरह से प्ले आउट हुआ है, ग्राउंड पे किस तरह से वोटिंग हुआ है, कई बार एग्जिट पोल कई बार जो है वो आकलन करने में कहीं कुछ चूक अगर छोटी सी भी हो जाती है तो सीटों का हेर फेर हो जाता है। लेकिन अगर 7-8 एग्जिट पोल को एक साथ जोड़ दूं अजीत जी, अगर मैं इसको 7-8 को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकालूं तो बीजेपी के पास 43, आम आदमी पार्टी के पास 26 और कांग्रेस के पास 1, ये आंकड़ा निकलता है। विवेक जी, तो इसके आसपास ही कुछ आंकड़ा फॉल करेगा। हालिया में अगर 4-5 सीटें भी बीजेपी को कम हो जाती है फिर भी 36 से ये लगभग 9 सीटें ज्यादा है। विवेक जी, किसका कितना क्रेडिबल है ये देखना होगा। वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा कि कौन कितना क्रेडिबल है। लेकिन जो एवरेज है एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन उन लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट किया ये नहीं मुझे मालूम है। सीटों का आंकड़ा कैसे आता है वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि हर इलेक्शन में थोड़ा यूनिक होता है। आपके लिए एग्जिट पोल डाउटफुल है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सब लोगों ने अपनी ईमानदारी से अच्छे से किया होगा, हो सकता है कोई इसी में से बहुत सही सटीक हो जाए, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत
अनुभव जो है 20-22 सालों का, उसके आधार पे मैं अपनी बातें बता रहा हूँ। जी राहुल जी देखिए 2020 में 12 एग्जिट पोल के आंकड़े हैं हमारे सामने में, और 12 एग्जिट पोल में से जो विधानसभा को लेके एक सही हुआ था, तो इसलिए एग्जिट पोल के सही गलत होने के अनुमान तो हम लोग देख सकते हैं। हमें अभी भी लग रहा है कि इंडिया डेली लाइव की तरफ से जो एग्जिट पोल आया है वो बाकी एग्जिट पोल के तुलना में हमें थोड़ा ज्यादा जो है कि वो ऑथेंटिक लग रहा है, उसके नंबर्स हमें अभी भी लग रहा है। और वहां पे मैं आम आदमी पार्टी का बढ़त उसी रूप में देख रहा हूँ, ज्यादा बढ़त मैं बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ विवेक जी। वो एक उनको बढ़त है बीजेपी के ऊपर, ये चीजें एक तरह से समझ में आ रहा है, जमीन पे भी देख के समझ में आ रहा है। क्योंकि जब तक कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं होती तब तक बीजेपी को लाभ होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है। ये कुछ ऐसे कंडीशन बंधे हुए हैं, तो इसलिए जो हम लोग उदाहरण देख रहे हैं, जब पोल ऑफ पोल करते हैं तो उसमें जितने सारे एग्जिट पोल हैं उसमें हम लोग औसत निकाल के कर रहे हैं, तो उस औसत के हिसाब से फिर 2020 में भी जो रियल के बीच के नंबर आते हैं वो सही नहीं बैठ रहे थे। तो इसलिए अनुमान है, और अनुमान गलत भी होते हैं सही भी होते हैं, लेकिन हमें इंडिया डेली का जो कि एआई वाला अनुमान है वो थोड़ा साइंटिफिक किस्म का अनुमान है, उसके ऊपर मेरा भरोसा थोड़ा ज्यादा है विवेक जी। जी ठीक है, अच्छी बात है। मैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विजय त्रिवेदी सर जुड़ रहे हैं। त्रिवेदी सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। और इंडिया डेली और एएम एनालिटिक्स ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिट पोल किया है सर, और उसकी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है, और इसमें 100 बिलियन डेटा पॉइंट का इस्तेमाल किया गया है सर, जिसके आधार पर ये आंकड़े निकले हैं। इसके हिसाब से 33 से 43 सीटें, 10 सीटों का मार्जिन उन्होंने रखा है, जिसमें से अगर मीडियन लाइन से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो 36-37 सीटों के आसपास रह सकती है, और आम आदमी पार्टी जो है वो लगभग मीडियन रेंज में 40 सीटों के आसपास बता रहे थे वो, तो उसमें कम ज्यादा हो सकता है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मैं पहला रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि बाकी एग्जिट पोल ने बहुत कमाल की तस्वीर सामने रखी है, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय है। बिल्कुल, मैं अभी देख रहा था, आपको चर्चा लग रही है, मैं चकरा आया हूँ। वो जितने एग्जिट पोल्स के अभी नतीजे आए हुए हैं उनको देखकर मैं चकरा गया हूँ, तो वो उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये आपने एआई के थ्रू किया और मुझे लगता है कि ये कंपैरेटिवली सही तस्वीर दिखा रहा है। हालांकि वो तो एग्जैक्ट पोल तो जब नतीजे आएंगे 8 तारीख को तब पता चलेंगे, लेकिन 2-3 चीजें जिनसे मैं सहमत होता हूँ। एक यह है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ना ही है, जाहिर है 38% से मैं समझता हूँ 5% मिनिमम उनका वोट परसेंटेज बढ़ना ही चाहिए पिछले बार के मुकाबले में। तो जो 38% है वो 43, 44, 45 जो भी हो सकता है वो हो सकता है। दूसरा, कांग्रेस जो है मैं थोड़ा सा 10 के नीचे समझता हूँ कि 10% से नीचे वो रहेगी, क्योंकि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस एज ए होल और पूरी 70 सीट्स पे नहीं लड़ रही, तो वो क्या 10% तक पहुंचती है या 10-12% पे नहीं पहुंचती, वो है। और आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है, जो अरविंद केजरीवाल साहब की इमेज थी विश्वसनीयता वाली, उसमें डेंट हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी है, और भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ा। और तीसरी बात, मिडिल क्लास वोटर जिसे हम 16% स्विंग वोटर मान रहे हैं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, उसमें काफी मूव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के साथ पास। तो मुझे मोटे तौर पर आपका ये जो एआई एनालिटिक्स पोल है वो करीब पहुंचता हुआ दिखता है। अब नतीजे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि क्या है, लेकिन उसे बहुत करीब देखता हूँ। हालांकि मैं अभी देख रहा था सभी हम ये भी समझना चाहेंगे, उससे तो मैं चर्चा नहीं कर पा जी सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे जो लोकल मुद्दे थे पानी के और इसके अलावा बिजली के, वो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर क्या जो वोटर्स थे उन्होंने कुछ सोचा, क्योंकि पानी की किल्लत से बहुत ज्यादा दिल्ली वासी परेशान रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और जिसको लेकर आम आदमी पार्टी को कोसा भी गया एक वक्त पे। तो क्या लगता है ये मुद्दा हावी रहेगा इस बार? देखिए, यदि पूरे चुनाव को देखें तो इस चुनाव में आप कहें कि बदकिस्मती कहें, दुर्भाग्य कहें कि बड़े कोई चुनावी मुद्दे नहीं बन पाए। जो बड़ा मुद्दा था वो था लाभार्थी का, जिसे फ्री बीज का आप कहते हैं, और वो फ्री बीज का जो वोटर है वो आज की तारीख में भी मोटे तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो करीब करीब 30% वोटर मैं समझता हूँ कि वो है। आम आदमी पार्टी की इमेज पर जो डेंट हुआ है वो बड़ा बात है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वोटर था, जो यूथ वोटर था, जो बदलने वाली राजनीति के लिए केजरीवाल साहब के साथ आया था, बदलाव के लिए आया था, उसे थोड़ा सा निराश होना पड़ा है वो वोटर, और एंटी इनकम्बेंसी का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की मैं इसे नाकामी के तौर पर देखता हूं कि वो किसी बड़े मुद्दे को चुनावी मुद्दा नहीं बना पाई। जो पीने के पानी का मुद्दा हो, यमुना के मैले होने का मुद्दा हो, एयर पोल्यूशन का मुद्दा हो, इवन जिस मुद्दे को उन्होंने सबसे बड़ा बनाया था शराब घोटाले को, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आखिर तक आते आते शायद पीछे हटती हुई या
उसको दूसरे रास्ते में ले जाते हुए दिखी। तो कुल मिलाकर लाभार्थी का या फ्रीबीज का वोटर, उसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोशिश की कि वो भी उसी प्लैंक पर आ जाएं, लेकिन उसका फायदा वहां पर नहीं दिख रहा। चुनाव में केवल निराशा जो अरविंद केजरीवाल साहब और सरकार के साथ है, एंटी इनकम्बेंसी की जो बात है, और वो भी उनकी राजनीति जिस तरह की थी, उसका बड़ा असर मुझे दिखाई देता है। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी उस तरह से मजबूती से नहीं खड़ा कर पाई। ये मुद्दा जरूर है, दिल्ली की जनता परेशान है पानी के मुद्दे से, यदि उसे हुआ है तो वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं, उसको अपनी नाराजगी के साथ मुझे लगता है। जी, हमने सर सवालों का एक सिलसिला भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है उसका जवाब ढूंढने की कोशिश की, वो सवालों के सिलसिले को भी शुरू करेंगे, जिसमें ये भी हमने पूछा था कि क्या करप्शन का कोई डेंट हुआ है। हमने ये भी पूछा कि भाई बजट में जो 12 लाख रुपए का प्रावधान हुआ है उसका कोई डेंट हुआ है, यमुना नदी का प्रदूषण कितना मुद्दा रहा है। इन तमाम चीजों को हमने जो सवाल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा के माध्यम से हमने ढूंढने की कोशिश की। तो जल्दी से ये 4-5 सवाल है सर, मैं पढ़ के और इसके रिजल्ट्स जो है वो दर्शकों के सामने और आपके सामने रख देता हूं, फिर इसके बाद जो है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो जी, इसमें हमने जो जितने अहम मुद्दे हैं उनको टच करने की कोशिश की, और जो नतीजा सामने आया है जो हमने उसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया है कि हाँ, नहीं और पता नहीं के हिसाब से। तो वो सवाल, उसमें सारे सवाल है, करप्शन है, यमुना का पानी है, इसके अलावा बाकी बजट में जो 12 लाख का प्रावधान है वो है, और बाकी चीजें बिल्कुल। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है विवेक, जिसको हमने इंक्लूड किया है। चलिए बता दीजिए हमारे दर्शकों को क्या वो सवाल है। और पहला सवाल गीतो आप शुरू कीजिए और जल्दी से दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, तो पहला सवाल है, क्या यमुना नदी में प्रदूषण चुनाव में मुद्दा रहा है? तो ये पहला और बड़ा सवाल है, क्योंकि इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है और इसका नतीजा भी जल्दी से सामने रखते हैं। 46% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 44% लोग नहीं में जवाब दे रहे हैं, और 10% न्यूट्रल है। दूसरा सवाल, क्या मिडिल क्लास में जो बजट, जो केंद्रीय बजट आया, इसका इफेक्ट हुआ, इंपैक्ट हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ? जल्दी से दूसरा सवाल, पीसीआर फायर कीजिए जल्दी जल्दी, और दूसरा सवाल उसका रिजल्ट भी फायर कीजिए। इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट है 40% लोग हाँ कह रहे हैं, इसका फायदा हुआ है। जो स्विंग वोटर की बात विजय सर आप कह रहे थे, उसका जवाब जो है इसमें मुझे लगता है मिलेगा। 24% नहीं में जवाब दे रहे हैं, जबकि 36% न्यूट्रल है। अगला सवाल, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने पर असर होगा? करप्शन के जो चार्जेस आम आदमी पार्टी पर लगे, 44% लोग अब इस कैटेगरी में आ गए। जो कभी मानते थे कि भाई आम आदमी पार्टी का होता ही भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हुआ है, उसमें 44% लोग आ गए, और 55% लोग नहीं कह रहे हैं, 1% जो है वो न्यूट्रल। लेकिन लोग खुलकर इस करप्शन पे बात करेंगी। तो बिल्कुल। और अगला सवाल अगर हम बात करें विवेक, तो वो ये है कि क्या नई दिल्ली विधानसभा सीट पर केजरीवाल की पकड़ पहले से ढीली हुई है? तो इसका जवाब भी जान लेते हैं, किस तरीके का ये जवाब दिया गया है। तो हाँ कह रहे हैं 50% लोग, और नहीं कहने वालों की तादाद है 44%, और वहीं पता नहीं कह रहे हैं 6% लोग, कि उन्हें नहीं पता कि वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं। इसके अलावा जो अगला सवाल है वो भी अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि क्या सरकारी स्कूल का एजुकेशन मॉडल आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एजुकेशन मॉडल को लेकर चर्चा हमेशा होती रही है। तो इसमें हाँ जिन्होंने कहा है वो है 55%, नहीं कहने वालों की तादाद है 16%, और कुछ लोग जो कह रहे हैं पता नहीं, वो है 29%। अगला सवाल, क्या भ्रष्टाचार के आरोपों ने ओवरऑल आम आदमी पार्टी को डेंट दिया है? सिर्फ अगर नई दिल्ली की बात ना हो, पूरे दिल्ली इलेक्शन की बात हो, 44% हाँ में जवाब दे रहे हैं, 40% ना में जवाब दे रहे हैं, 16% न्यूट्रल है, वो कह रहे पता नहीं। आखिरी सवाल जो आम आदमी पार्टी ने बहुत जोर शोर से उठाया, क्योंकि बीजेपी ने सीएम कैंडिडेट नहीं दिया। हमने पूछा क्या बीजेपी के सीएम कैंडिडेट नहीं होने से पार्टी को नुकसान होगा? 40% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 36% लोग ना में जवाब दे रहे हैं, 24% लोग न्यूट्रल हैं। तो ये तस्वीर हमने आपके सामने, ये 14% आई थिंक ये जो है नंबर्स, या 24% होना है। सीधे विजय त्रिवेदी सर के पास जा रहे हैं। त्रिवेदी सर, आपका पहला रिएक्शन चाहेंगे। ये कुछ मोटे मोटे सवाल हमने दर्शकों के सामने रखे हैं, जो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जवाब निकाले। सर विवेक, कमोबेश वही बात है जो मैं कह रहा हूं कि मुद्दे हुए नहीं ना। जैसे आपने कहा यमुना का, इसमें सबसे पहला मुद्दा था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी या उसके खिलाफ कोई मुद्दा नहीं बना पाई। वो आपके इसमें एआई इंटेलिजेंस के सर्वे में दिखाई दे रहा है, और कोई भी मुद्दा उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा कर पाई मोटे तौर पर। और जो स्कूल्स की बात है, तो वो वही बात हो गई, जो फ्रीबी जो लाभार्थी वाला है वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि इस इलेक्शन में कोई मुद्दा उस तरह से नहीं बन पाया। और वो जो आपने रिबेट की बात की, ये देख लीजिए, आपने यमुना में
46 और 44 है। इसका मतलब बीजेपी उसको इशू नहीं बना पाई, इसका मतलब वो इलेक्शन का इशू नहीं बन पाया। और जो इलेक्शन रिबेट का जो मसला था इनकम टैक्स में, वो एक बड़ा मसला हो सकता है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 40% पर हाँ कह रहे हैं, 24% नहीं है, और जो पता नहीं 36% है, यदि उनको आधा आधा बांट ले तो भी वो 58% पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब बजट का फायदा हुआ, और वही इस चुनाव के नतीजे को, मैं कह रहा हूँ ये चुनाव को बदलेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या जो भी वोट बढ़ेगा उसमें मिडिल क्लास के वोट का सबसे बड़ा असर होगा। वो चंक किधर शिफ्ट हो रहा है और कितना शिफ्ट हो रहा है, वो इन चुनाव नतीजों को आगे ले जाएगा और वो एग्जिट पोल तक पहुंचाने में मदद करेगा। आप सारे सवाल देख लीजिए कि इसमें कहीं भी कोई एक सवाल नहीं है जो आम आदमी पार्टी को किसी मुद्दे के आधार पर डेंट कर रहा हो। ये वाला मुद्दा ठीक है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने इशू ही बनाया कि केजरीवाल साहब को सबसे ज्यादा ताकत से लड़ा जाए, और उसमें संदीप दीक्षित भी मदद कर सकते। बिल्कुल। और सर ये भी बताइए विजय सर, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि ठीक है यमुना की सफाई नहीं हो पाई, इसमें मेरी गलती है, लेकिन बाद में ये जो मामला वो डाइवर्ट हो जाता है, हरियाणा सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो जनता पर इसका क्या इम्पैक्ट दिख रहे हैं आप? वो भी नहीं बन पाया ना, जो आपने बात की थी उसको भी बड़े तरीके से इशू नहीं बन पाया। यमुना इशू ही नहीं बन पाया, आपके पीने के पानी का भी इशू नहीं बन पाया है। मसला यह है कि आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को आप उस तरह से डेंट नहीं कर पाए। ये जितना नुकसान हुआ है वो एंटी इनकम्बेंसी का है, मिडिल क्लास वोटर के मूव करने का, वो बड़ा मुद्दा वहां पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस कितनी ताकत से इस चुनाव में लड़ पाई है, वो थोड़ा बहुत नुकसान आम आदमी पार्टी को पहुंचाएगा। लेकिन इससे एक बात समझ में आ रही है कि यदि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा ताकत से थोड़ा ज्यादा जल्दी इस चुनाव को लड़ती तो शायद और बेहतर नतीजे, अभी क्या आएंगे नतीजे मुझे नहीं पता, वो सरकार भी बनाते तो भी बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। ये इस मैसेज में दिखाई दे रहा है। जी, इस पर समीर चौगावकर जी का रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुका। समीर जी, देखिए मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल की हार पहले से सुनिश्चित थी। अगर बजट की बात करें तो बजट तो 1 फरवरी को आया है, अभी 5 दिन पहले ही बजट आया है। उसके पहले ही अगर आप जमीनी सेंटीमेंट देखेंगे तो वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ थे। मैं इस बात को ये कहना चाहता हूं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले थे, और 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा वाइज अगर देखे दिल्ली की 7 सीटों पर तो आगे थी। तो मुझे लग रहा है कि जो वोटर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को देता था और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट देता था, जो 2014 और 2015 के विधानसभा में हुआ, 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा में जो हुआ, वह अब नहीं होने जा रहा है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिस वोटर ने वोट किया था, लगभग वही भारतीय जनता पार्टी को वोटर करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी लोकसभा सीटों पर, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी उसके आसपास पहुंच रही है। अब वो ट्रेंड नहीं है दिल्ली का कि लोकसभा में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देंगे और विधानसभा में हम अरविंद केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हो चुकी थी। ये तय है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पास जिसने लोकसभा में वोट किया था, लगभग उतना ही वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा चुनाव में वोट करने जा रहा है, और ये 8 तारीख को रिजल्ट के अंदर दिखेगा। जी बिल्कुल। अजय शुक्ला जी, आपका क्या रिएक्शन सर, ये जो सवाल पूछे गए हैं इस पर और कहीं ना कहीं जो लोगों ने जवाब दिए हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये बड़े मुद्दे रहे हैं और इनका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। अजीत सर अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी मुझे लगता है अजीत सर तक आवाज नहीं जा पा रही है। मैं सौरभ दुबे जी से रिएक्शन चाहूंगा और राहुल लाल जी का रिएक्शन चाहूंगा। सौरभ दुबे जी जल्दी से। देखिए ये सारे आंकड़े जो आ गए हैं और आंकड़ों के पश्चात ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राज्य के नेतृत्व ने, और लगातार उनके कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी को एक लगातार दिल्ली की जनता मौका देते जा रही थी और उन्होंने इस बार के चुनाव के पहले कह दिया कि मैं अपने पुराने जितने वादे थे उसको पूरे नहीं कर पाया, अगला 5 साल और दीजिए। मुझे लगता है कि जनता को वो विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं और जनता ने भी उनके ऊपर इस बार भरोसा जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ये स्वीकार कर रहे थे कि वो 50 के आसपास की सीटें तो वो खुद से कह रहे थे, और अब जब हम आंकड़ों में देख रहे हैं तो कई जगह जो एवरेज आंकड़े निकल करके आ रहे हैं वो तो बड़े आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही आंख खोलने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि वो मात्र 22 से 25 के आसपास सिमटती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी को
मेहनत के हिसाब से मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज्यादा दिल्ली की जनता आशीर्वाद देने के मूड में हो रही है। अब हालांकि ये अभी आशीर्वाद दे चुकी है, आशीर्वाद ईवीएम में लॉक भी हो गया, नहीं अब मूड में हो नहीं रही है। नहीं, अभी एग्जिट पोल दिख रही है और वोटिंग हो चुकी है। देखिए अभी तो एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट पोल ये बदल जाएंगे आपके तो आशीर्वाद मान लिया जाएगा। जो जनता ने दिया वो तो पिटारा बंद है, वो आशीर्वाद का पिटारा बंद है। वो जब खुलेगा तो कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है ये उस दिन एग्जैक्ट पोल में वहां पर 8 तारीख को जब ऐसा ना हो कि आप जो बड़ी बड़ी आंखें कह रहे कितना बड़ा आशीर्वाद जो दिया, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। अगर ऐसा ना कितना बड़ा झटका दे दिया है, ऐसा करके बोलना पड़ेगा। 35 प्लस दे दिया तो उससे बड़ा नहीं चाहिए, 40 भी दे दिया बहुत बड़ा है। 35 आप तो थोड़ी देर पहले कुछ और ऊटपटांग बात करते, आप कहते 20 सीट में सरकार बना लेंगे। खत्म हो गया कि नहीं? अरे भाई आपने कहा था 20 सीट में सरकार बना लेंगे, थोड़ी देर पहले कहा था कि नहीं कहा था? 30 में कहा था, मैं अभी भी दावा कर रहा हूं। 30 बहुमत का आंकड़ा है क्या? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अगर 30 सीट भी आती है तो भी सरकार भारतीय जनता राहुल लाल जी क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं तो सौरभ जी के बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि आपने जो आंकड़े रखे हैं यहाँ पे, जो तमाम एआई वाले में जो प्रश्न और जो उत्तर आंकड़े उसके आए हैं, देखिए उसमें हमें लग रहा है कि जो बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को जो ग्राउंड पे जिस तरह से मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत उन्होंने नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल के प्रति जो नाराजगी की स्थिति थी अरे भाई आपकी मेहनत को लेकर समीक्षा हो सकती है, इसमें गर्दन मटकाने की क्या आवश्यकता है सौरभ दुबे जी? मैं उसका फायदा संदीप वो समीक्षा कर रहे हैं, उनको समीक्षा करने दीजिए, हो सकता है उनके हिसाब से आपने थोड़ा कम मेहनत किया, वो तो राजनीतिक विश्लेषक है। समीक्षा कर रहे हैं, देखिए मैं तो कांग्रेस के लिए समीक्षा करें। ठीक है भाई पहले सुन तो लीजिए भाई, अभी जो चीज उसी के ऊपर तो मैं रहूंगा ना। अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो बड़े मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर मैं समीर जी से सहमत नहीं हूं। जो समीर जी ने तथ्य रखे हैं कि बिल्कुल जो लोकसभा का परिणाम था वही सीधे सीधे विधानसभा में हो जाएगा, वो परिणाम आने की संभावनाएं थी लेकिन वो नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों को ये लगातार दिख रहा था। उसके लिए बहुत आवश्यक था कि कांग्रेस को एक मजबूत दड़ा के रूप में यहाँ पे उभरना था, और कांग्रेस अगर वोटों को आम आदमी पार्टी के वोटों में बड़ी संदमारी करती तब बीजेपी को बड़े सफलता दर की जगह पे बीजेपी दिखाई देती। आप खुद से सहमत नहीं है भाई साहब? सुबह कुछ आप कह रहे थे, नहीं मैं सुबह आप कांग्रेस को जिता रहे थे, दोपहर में आप आम आदमी पार्टी पे आ गए। कांग्रेस को नहीं जिता रहा था, मैं लगातार सुबह से कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन वो पहले वाले जो 2015-2020 के वो जो प्रचंड ऐसी कौन सी कमी भारतीय जनता पार्टी में जो मेहनत में रह गई? बताइए आप आकलन कर रहे हैं, बताइए। आप आज तक तो देखिए दिल्ली में एक बड़ा सा एक नेतृत्व अपना खड़ा नहीं कर सके आप। अब भारतीय जनता पार्टी अपना आंतरिक गुटबंदी होती है उसको समाप्त नहीं कर सकती। ये कौन सी आंतरिक गुटबंदी है जो आपको पता है? नहीं वो लगातार नजर आ रही है, आप देखें ना। पूरी आपने नेता नहीं दिया ना, सचदेवा जी को बना रहे हैं कभी। राहुल सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं मुताबिक क्या आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आने जा रही है? मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लेकिन प्रचंड बहुमत 15 और 20 वाले आंकड़े में नहीं, वो 40 वाले 40, 41, 42 कुछ इस तरह के छोटे मार्जिन पे ही जो है कि वो उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी सरकार नहीं बना पा रही, उसके कई बड़े कारण मैं बता रहा हूं। नहीं राहुल जी उसमें वो बड़ा पॉइंट है जो अजीत जी से भी पूछूंगा। उन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी 40 सीट ले ले और 30 सीट बीजेपी ले ले, सरकार बीजेपी की बनेगी। ये क्या फॉर्मूला बता रहे हैं? ना वो तो देखिए सौरभ जी भी कह रहे हैं कि भाई वो तोड़फोड़ हो जाएगा, लेकिन हमें लग रहा है हमने कब कहा तोड़फोड़ हो जाएगी? आप तो लगातार आप कह रहे हैं कि 20 सीट बन जाएगा, 30 भी बन जाएगा, तो ये तो आप क्लियर कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़फोड़ करेगी और सरकार बनाएगी। हम तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर 30 प्लस बीजेपी आती है तो मान के चलिए कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 30 प्लस मतलब क्या? आपने कहा 30 आएगी तो बनाएंगे। 30 आएगी प्लस नहीं बोला था आपने, अब आप पलट रहे हैं। देखिए बयान लगातार बदल रहे हैं सौरभ जी को झटका लग रहा है लगातार। सौरभ जी आपसे फॉर्मूला जानना चाह रहे हैं, स्थितियां अच्छी नहीं है। नहीं फॉर्मूला क्या है 30 सीटों के साथ सरकार बनाने का, वो बता दीजिए। कौन, मैं बताऊं? जी आप देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 30 सीट तक भी आती है, मैं कह रहा हूं, तो जो आम आदमी पार्टी से बचा हुआ वो है, कई जगह पर निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हो सकता है वो जीत करके आए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी न किसी प्रकार से वो बिना तोड़ फोड़ के कुटिल मुस्कान आप हंस रहे हैं। आप ये जो कुटिल हंसी हंस रहे हैं, अजीत शुक्ला जी कह रहे हैं उस समय उनकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। अजीत शुक्ला जी की बात पूरी करें। अजीत शुक्ला जी, काफी बातें हो गई और इतनी देर में यमुना में काफी पानी बह भी गया हुआ। देखिए चुनाव के जितने भी एग्जिट पोल आते हैं और उनके जो आंकड़े आते हैं और जो एग्जैक्ट रिजल्ट होता है उसमें हमेशा यूनिक चीजें दिखती हैं, कुछ नई चीजें होती हैं जो विश्लेषकों से पॉलस्टर से छुट जाती। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो 8 तारीख है उसके लिए हम लोग और भी डिस्कशन छोड़ दें कि 8 तारीख को ज्यादा डिस्कशन हो उन सब चीजों पर। मेरा कहना ये था कि आपका जो एआई का जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एग्जैक्ट है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
वैसे मुद्दे हैं, लेकिन क्या आप ये बताइए कि जिनको हवा से, जिनको यमुना की गंदगी से परेशानी है, क्या वो उसी आधार पे वोट डालने जा रहे हैं? जो फ्रीवीज वाले वोटर हैं, अगर जिनको बस राइड मिल रहा है फ्री में और उनको परेशानी तो हवा और पानी दोनों से है, लेकिन वो वोट उस पे डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो ये देखना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट पता चलेगा 8 तारीख को, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा विरोधाभास है, क्योंकि जितने भी अलग अलग ओपिनियंस है तो जी। एक जल्दी से समीर सर का रिएक्शन चाहेंगे, उसके बाद ब्रेक पे चलेंगे। समीर सर। देखिए, मुझे लगता है कि पूरा जो चुनाव हुआ है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक जो नकारात्मक छवि जनता के बीच में बनी है, जो नाराजगी रही है 10 साल की, उसका एक प्रचंड वेव नजर आ रहा है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने कई क्षेत्र में काम किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है इसलिए क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देना, इसका एक बड़ा रीजन ये रहा होगा कि निगेटिव वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पॉजिटिव बनकर शिफ्ट हो रहा है, जो कि कांग्रेस कहीं नहीं है। कांग्रेस को जनता इससे वोट नहीं दे पा रही, उनको पता है कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, फिर भी अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा तो नहीं है, उनको ये भी पता है कि भाई इनको 8-10 सीटें मिल गई तो जाके वापस आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर लें। वो भी हो सकता है, लेकिन उतने में स्थिति कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस थोड़ा वोट बैंक जरूर बढ़ा लेंगे, लेकिन सरकार नहीं बना सकती। मुझे लगता है इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को एक एडवांटेज। काफी चर्चा इन बातों पर हो गई है। एक सवाल मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकली पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा, अगर हम 1% भी एग्जिट पोल को माने और ऐसा हो कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है, फिर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, फिर आम आदमी पार्टी के पास क्या कोई रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी को कितने सीटें बढ़ती है उसके हिसाब से तय होगा। क्या विपक्ष का नेता कौन बनता है, अरविंद केजरीवाल क्या चुनाव जीतते हैं, मनीष सिसोदिया क्या चुनाव जीतते हैं, आतिशी क्या चुनाव जीतती है, कौन नेता चुनाव जीतते हैं, उसके बाद पार्टी के अंदर किस तरीके से भागाभात होती है। देखिए, जब टिकट कटे तो 8 एमएलए ने जो थे पार्टी छोड़कर चले गए थे, उसका एमसीडी में असर होगा। 1 महीने के अंदर एमसीडी सत्ता से बाहर हो जाएगी, क्योंकि वहां विरोध होगा। पंजाब में इसका असर देखने को मिलेगा। जो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के दिन रात दिल्ली विचार कर रहे थे, उनका पंजाब के अंदर बदल जाएगा। बता दिया है, एग्जैक्ट नंबर 8 तारीख को आएंगे। समय इतना ही है, सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।